हेलो जैगवार्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल, आपका चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर 4, अगर आप नीट और जेई के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 3 अगर आप लोग बोर्ड के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, खत्म होने जा रहा है, जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। खैर चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इस पर अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह करवाऊंगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि मोस्टली ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो आज पढ़ाऊंगा, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग यहां पर आज के टॉपिक की बात करें तो सर आज आप हमें इसके अंदर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो गाइज यहां पर आज हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग फैक्टर पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस, हेडिंग डालेंगे सब लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन का रेट, एक केमिकल रिएक्शन का रेट किस प्रकार टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस रखता है। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, कैसे, चलिए एक एक करके इसको प्रॉपर तरीके से हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में एक कंपाउंड है 2 मोल्स ऑफ N2O5, मैं टेक्निकली इसको डिकंपोज करना चाह रहा हूं इन 2 मोल्स ऑफ N2O4 एंड ऑक्सीजन। मैं इसको इसके अंदर डिकंपोज करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि जब यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब इसको डिकंपोज होने में 10 डेज का टाइम लगता है। अच्छा, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब इसको डिकंपोज होने में 5 आवर्स लगते हैं। अच्छा, जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब इसको डिकंपोज होने में 12 मिनट के आसपास का समय लगता है। क्या समझ में आया इससे? आप लोगों को इससे क्या समझ में आया? आप लोगों को इससे समझ में आया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ रहा है। यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत कम रहेगा तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 दिन का समय लगेगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कम समय लगेगा, और जब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा तब केमिकल रिएक्शन को होने में और कम समय लगेगा। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, दैट यस, the rate of a chemical reaction, that yes, the rate of a chemical reaction is temperature dependent, is temperature dependent, ये temperature dependent होता है, and generally it increases, and generally it increases with increase in temperature, and generally ये इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, वो आप सभी लोगों को नोट करना है, दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दोगे, so the rate of reaction doubles, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। क्या मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत ना? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंट हॉफ। आप सभी लोग जानते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने
इन चाचा जी के बारे में पढ़ा था, हमारे वेंट हॉफ चाचा जिन्होंने वेंट हॉफ फैक्टर दिया था। तो गाइस वेंट हॉफ ने हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार एक टेम्परेचर का इफेक्ट आपकी केमिकल रिएक्शन पर होता है, लेकिन वेंट हॉफ इसे प्रॉपर तरीके से थियोरेटिकली एक प्रॉपर इक्वेशन बनाकर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो वेंट हॉफ के बाद में वेंट हॉफ फॉलोड बाय अ डच साइंटिस्ट हमारे आर्हेनियस explained the effect of temperature on the rate of our reaction, हमारी केमिकल रिएक्शन के ऊपर, हमारे केमिकल रिएक्शन के रेट के ऊपर हमारे ये जो वेंट हॉफ नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले हमें एक्सप्लेन किया था, हमें बताया था, हमें समझाया था, लेकिन उससे ज्यादा बेटर एक थ्योरेटिकल और एक इक्वेशनल फॉर्म हमें आर्हेनियस ने दिया। इसीलिए हम लोग यहां पर जो इक्वेशन हमारे सामने आ रही है उसे हम लोग नाम देंगे आर्हेनियस इक्वेशन। हम उसे क्या नाम देंगे? आर्हेनियस इक्वेशन। और हमें आर्हेनियस इक्वेशन क्या समझने में मदद करती है? आर्हेनियस इक्वेशन हमें समझने में मदद करती है कि किस प्रकार एक केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या इतनी बात सब लोगों को समझ में आई? आर्हेनियस इक्वेशन हमें कैसी दिखाई देती है? आइए हम लोग लिखें आर्हेनियस इक्वेशन इज इक्वल टू के, आई मीन के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपकी आर्हेनियस इक्वेशन। दिस इज योर आर्हेनियस इक्वेशन। K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर ए इज योर आर्हेनियस कांस्टेंट। ए को हम लोग क्या नाम देते हैं? आर्हेनियस कांस्टेंट। ई तो बेटा आप लोग जानते हो आपके नेचुरल लॉग कांस्टेंट होता है, तो ई के बारे में हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ई ए जो आपको फर्स्ट टाइम दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अभी कुछ सेकंड बाद आपको एक्टिवेशन एनर्जी इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आप लोगों को लगेगा कि चलो ठीक है अपुनिज भगवान है। आर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, और टी हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका टेम्परेचर। क्या मेरे सारे प्यारे प्यारे गुलजारी लालों को, मेरे बच्चों को, मेरे बकुड़ों को समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, आप लोगों को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक। कई बार जेई वाला बोर्ड वाला क्या करेगा, वो आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देगा। व्हाट इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? अब आप सोचने बैठोगे यार प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो हमने पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा। तो कुछ नहीं, आर्हेनियस कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है। तीसरा नाम इसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। तीसरा नाम इसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी होता है। तो गाइस घबराना मत, अगर कभी किसी दिन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे और उसके अंदर आप लोगों को आर्हेनियस फैक्टर की जगह बोल दिया गया है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज दिस या फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज दिस, तो घबराना मत, वो एक्चुअली आप लोगों से आर्हेनियस फैक्टर की ही बात कर रहा है। क्या इसके अंदर कोई परेशानी? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है, देख लो। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर आपका ये जो ए है यानी आपका आर्हेनियस कांस्टेंट और आपका ई ए यानी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, दे आर कंबाइनली कॉल्ड एज, आप इन्हें कंबाइनली बोल सकते हो आर्हेनियस पैरामीटर्स। आप इन्हें कंबाइनली क्या बोल सकते हो? आर्हेनियस पैरामीटर्स। प्लीज इस बात का अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज आर्हेनियस पैरामीटर्स। ठीक है। अब गाइस आर्हेनियस ने इस चीज को एक अच्छे तरीके से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आइए हम लोग हमारे आर्हेनियस अंकल के प्रदान किए गए हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जो हमें एक और ग्राफ देके गए थे। इस चैप्टर में इतने ग्राफ क्या कम थे,
कि हमारे ऊपर एक और आ गया, ये वही हो गया कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूं जो कोई भी आकर बजा जाता है। उसी प्रकार हमारी केमिस्ट्री है कि दान पेटी है, साला कोई भी आके इसमें दान डाल जाता है। चलिए तो देखेंगे यहां पर हम लोग इस तरफ मार्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इस एक्सिस पर हम लोग मार्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से, और इस एक्सिस पर हम लोग मार्क करेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब गाइस यहां पर आर्हेनियस ने बोला कि जब केमिकल रिएक्शन की शुरुआत हो रही होगी, लेट्स इमेजिन कि यहां पर तुम्हारे पास में एक H2 नाम का और एक I2 नाम का रिएक्टेंट मौजूद है। अब खुद एक बात मुझे बताओ कि यार इस दुनिया में कोई भी एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? सर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते होंगे, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके अपने आप को स्टेबल बनाता है। यानी इन ऑर्डर टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, कोई भी एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप देखो H2 और I2 ऑलरेडी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। H2 और I2 आपके ऑलरेडी एक बहुत अच्छे और एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनको क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा जो ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। सो इसका मतलब है कि राइट नाउ ये जो कंडीशन हमें को दिख रही है ग्राफ में, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर अभी पोटेंशियल एनर्जी काफी लो है। दैट मीन्स यहां पर मेरे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में H2 और I2 की एनर्जी यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की शुरुआत में जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में बहुत लो दिख रही है। मतलब अभी दे आर हैविंग वेरी लो एनर्जी, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, दोनों काफी स्टेबल है। अभी इन्हें किसी प्रकार की एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया है। H2 स्टेबल है, I2 स्टेबल है, तो दोनों स्टेबल है। तो जब ये स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करे होंगे, इन्होंने अपनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वायरमेंट में छोड़ दी होगी, तब ये लो एनर्जी के साथ बड़े स्टेबल है। तो आपको यहां पर इनका ग्राफ बहुत नीचे की ओर दिख रहा है। अब धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। यानी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कितना डिपेंडेंट है। मतलब मैं H2 और I2 को टेम्परेचर प्रदान करूंगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा। टेम्परेचर प्रोवाइड करना, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो मेजरमेंट है किसका? एनर्जी का, हीट का। भाई अगर मान लो मैं बोलूँ यार आज मेरे यहां पर बहुत गर्मी है, मेरे यहां का आज टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो टेम्परेचर 40 डिग्री होने का मतलब क्या? यहां पर गर्मी बहुत है, हीट बहुत है, हॉटनेस बहुत है। तो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब गर्मी बढ़ाना। गर्मी क्या? एक प्रकार की एनर्जी। तो जब मैं मेरे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को एनर्जी प्रोवाइड करना चालू करूंगा, मैं क्या देखूंगा कि मेरा ग्राफ धीरे 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 इंक्रीज होने लगा है। मेरा ग्राफ धीरे 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 इंक्रीज होने लगा। आप देखो ग्राफ इंक्रीज हो गया। यहां पर देखो, आप यहां पर जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीज हो गया और अल्टीमेटली वो कहां पहुंच गया? वो यहां पर पहुंच गया, टेक्निकली इस पॉइंट पर पहुंच गया। ये पॉइंट जो मैंने मार्क किया है, ये आप यहां पर अगर इसे ध्यान से देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि यहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि यहां पर तुम्हारा H और H यानी H2 और तुम्हारा I और तुम्हारा I यानी I2, ये एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, लेकिन अब इनके बीच में H और I के बीच में भी एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? और इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है? ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। इंटरमीडिएट पॉइंट का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर अब रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुके हैं लेकिन अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, अभी इंटरमीडिएट बना है। एंड गाइस ध्यान रखना, इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है,
सर हाईली अनस्टेबल है, ये आपको कैसे मालूम? क्योंकि अभी यहां पर मेरे इंटरमीडिएट की, क्योंकि यहां पर अभी मेरे इंटरमीडिएट की आप एनर्जी देख सकते हैं वो मैक्सिमम है। तो यहां पर आपका इंटरमीडिएट बन चुका है एच आई से, एच एच से और एच आई से ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहां पर अभी एक इंटरमीडिएट बना हुआ है, तो इंटरमीडिएट की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, हाईली अनस्टेबल होगा, एक्सट्रीमली लो एनर्जी रही होगी और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ही, सॉरी, हाईली अनस्टेबल होगा, हाई एनर्जी होगी और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ही यह दिखाई देगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों HI तुरंत टूटना चालू कर देगा। इसके बाद HI तुरंत टूटना चालू कर देगा और आपको यह ग्राफ वापस से नीचे आता हुआ नजर आएगा एंड यहां पर कहीं पर यह ग्राफ आकर इस प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां पर अब आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर आप अगर वापस से इसका ग्राफ को अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहां पर एनर्जी वापस लो हो गई, यहां पर आपका प्रोडक्ट बन गया HI, मतलब यहां पर क्या हुआ, लेटर ऑन आपका प्रोडक्ट बन गया 2HI और जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सब आप देखो इस HI ने रिलीज कर दिया। इंटरमीडिएट के पास में मैक्सिमम एनर्जी थी, वो एनर्जी उसने एनवायरमेंट में रिलीज करके नीचे आने लगा, एनर्जी डाउन 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 और ये HI वापस से अपने स्टेबल पॉइंट पर आ गया। अब ये पूरा इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज को आरेनियस ने एक्सप्लेन किया कि देखो एक बात समझो, आप ऐसा इमेजिन करो कि जो H2 का मॉलिक्यूल है ये गोल छर्रे की तरह है, एक गोल कंचे की तरह है, एक गोल छोटे से मार्बल की तरह है, गोल कंचे की तरह है, ठीक है। आयोडीन भी एक गोल कंचे, एक गोल मार्बल या एक गोल स्फेरिकल पार्टिकल की तरह है। अब रिएक्शन चेंबर को जब आप इमेजिन करोगे तो रिएक्शन चेंबर एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर ये रिएक्शन हो रही है। अब इसके अंदर हम ये चाहेंगे कि आयोडीन के I2 नाम का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के H2 नाम का मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ आए और एक दूसरे से कोलॉइड करें, एक दूसरे की तरफ आए और एक दूसरे के साथ कोलॉइड करें। नाउ शुरुआत में क्या होता है, H2 और I2 क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनके पास में अभी उतनी एनर्जी नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ कोलॉइड करके प्रोडक्ट बना सके। हां, कोलिजन जरूर हो रहा है, H2 I2 टकरा रहे, लेकिन कैसे? इमेजिन करो एक साइकिल पर अंकल चल रहे बुड्ढे से, सामने से एक छोटा सा बच्चा पिद्दू सा वो भी साइकिल चला रहे, अरे मैं गिर नहीं जाऊं, और दोनों आकर टकरा गए। क्या इनके टकराव से किसी को कोई नुकसान पहुंचेगा? वो बुड्ढे दादा भी धीरे चला रहे हैं, छोटा बच्चा भी धीरे चला रहा है, दोनों टकरा गए। टकराने पे शायद दोनों गिर जाएं लेकिन कोई खतरनाक परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके अपोजिट अगर एक छपरी जिसके बालों पे अजय देवगन ने विमल थूक रखा, बोलो जुब्बा केसरी, अब तुम भी मेरी जुबान बोलो, बोलो जुब्बा केसरी, हाँ बोलो जुब्बा केसरी, तो वो छपरी लाल बाल करके फुल स्पीड में KTM दौड़ा रहा है और सामने से छपरी पार्ट 2 वो भी KTM दौड़ा रहा है और ये दोनों हाई स्पीड में आकर एक दूसरे से टकरा गए। दोनों निपट जाएंगे, दोनों की फोटो पे हार चढ़ जाएगा, दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोलिजन की स्पीड ज्यादा थी। राइट नाउ H2 और I2 का भी यहां पर कोलिजन हो रहा है, लेकिन एनर्जी दोनों में इतनी कम है कि कोई प्रोडक्ट ही नहीं निकल पा रहा है, कोई हल ही नहीं निकल रहा, दोनों टकराए और चले गए। अब हमने क्या करा? टेम्परेचर प्रोवाइड करा। टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या हुआ? H2 और I2 की स्पीड बढ़ गई, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। नंबर ऑफ H2 और नंबर ऑफ I2 मॉलिक्यूल जिनके पास में पहले बहुत कम काइनेटिक एनर्जी थी, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब इनकी एनर्जी बढ़ गई तो ये आए भट से टकराए, आए धम से टकराए, आए धम से टकराए, आए धम से टकराए। अब इनके टकराने से इतना जोरदार टकराव होगा, इतना जोरदार टकराव होगा, इनका कोलिजन इतना जोरदार होगा कि ये जो H और H का बॉन्ड है ये कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा इनफैक्ट, और ये I और I का बॉन्ड भी टूट जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे ये दोनों के बीच के बॉन्ड कमजोर पड़ेंगे,
H और I नया बॉन्ड बनाने लग जाएगा और इनके टकराव के बाद कुछ सेकेंड्स के लिए ये इंटरमीडिएट बनेगा और तुरंत ये H का बॉन्ड और ये I का बॉन्ड टूट जाएगा और एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने लगेगा जिसे हम बोलेंगे HI। ना क्योंकि HI बनने लग रहा है, HI भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, यानी HI की एनर्जी भी कम होगी। तो जैसे ही HI बनेगा, आपने जो टेम्परेचर बढ़ाकर इन रिएक्टेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड करी थी, ये उस एनर्जी का केवल इस्तेमाल करेंगे अपने आप को कोलॉइड करने के लिए, एक दूसरे से टकराने के लिए, ताकि इनका इंटरमीडिएट बन जाए। इंटरमीडिएट बनने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और क्योंकि प्रोडक्ट भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो अपने पास में एक्स्ट्रा एनर्जी बिल्कुल रखना पसंद नहीं करेगा। वो अब आपके द्वारा दी गई सारी एनर्जी इन्वायरमेंट में छोड़ के वापस से स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। यानी कि दोनों छपरी जब टकराएंगे, टकराने के बाद इनके हाथ पैर टूट जाएंगे, इनकी बाइक्स टूट फूट जाएगी, इनके पिताजी इनको गालियां देंगे, लात घूसे मारेंगे और चुपचाप घर पे बिठा देंगे। तो एक बार इनका टकराना जरूरी था और ये चुपचाप आके घर पे बैठ गए, मतलब विद लो एनर्जी अगेन स्टेबल होकर बैठ गए। तो ये ग्राफ और ये पूरा कॉन्सेप्ट आर्हेनियस ने हमें समझाया। क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसके आगे चल के दो साइंटिस्ट, एक हमारे बोल्ट्जमैन, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बोल्ट्जमैन और दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने रदरफोर्ड का जीना मुश्किल कर दिया था, उनकी सरेआम बेइज्जती करवा दी थी, उनका पूरा का पूरा मॉडल ऑफ एटम बर्बाद कर दिया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया की टीम का लाइनअप नहीं है कि जेम्स भी क्लार्क भी और मैक्सवेल भी खेल रहा है ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक और बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से समझने की अंडरस्टैंडिंग दी। इन्होंने हमें यह बोला कि गाइस, आप इमेजिन करो कि आपके इस कमरे में केमिकल रिएक्शन हो रही है। आप जिस कमरे में बैठे, इस कमरे में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इमेजिन करो इस कमरे में 1000 गैस के मॉलिक्यूल है। इमेजिन कर लिया। अब उस 1000 गैस के मॉलिक्यूल में से किसी मॉलिक्यूल के पास कम काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी के पास बहुत काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी के पास मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर मैं उन 1000 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके 1000 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो उसको उन्होंने नाम दिया NT। उसको उन्होंने क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों? NT। क्या आप लोगों को NT का मतलब समझ में आया? दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो 1000 मॉलिक्यूल्स को उन्होंने क्या नाम दिया? NT। यहां पर मैं लिखूंगा अभी कि NT का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि हर मॉलिक्यूल के पास में अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन किसी की कम, किसी की ज्यादा। लेकिन अगर हम चाहें तो इनकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने डिवाइड में लिखा Ne। अब यहां पर सर Ne का मतलब क्या होता है? गाइस, Ne का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स that have E amount of kinetic energy। यानी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली कोलॉइड कर सके प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्या बोला मैंने? एक दादाजी और एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे साइकिल पर आए टकरा गए। क्या प्रोडक्ट बन पाएगा? क्या ये इफेक्टिव कोलिजन हुआ? नहीं। एक केटीएम वाला दूसरा केटीएम वाला फू बूम, हाँ ये इफेक्टिव था। तो यहां पर तुम्हारे रूम में 1000 गैस के मॉलिक्यूल तो हैं, लेकिन उनमें से ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जिनके पास में उतनी काइनेटिक एनर्जी है
जिनके पास में उतनी काइनेटिक एनर्जी है जितने की रिक्वायरमेंट है कि वो कोलॉइड कर सके इफेक्टिवली प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब अच्छी स्पीड में, उतनी स्पीड जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ताकि ये उतनी स्पीड से टकराए और प्रोडक्ट बना सके। टकरा तो लो स्पीड में भी रहे हैं, लेकिन लो स्पीड के कोलिजन से मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। मुझे वो मिनिमम एनर्जी मॉलिक्यूल के पास चाहिए जो उसे टकराने के बाद प्रोडक्ट में बदलने में मदद करे, तो वो Ne। तो इसे हमारी एनसीईआरटी में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के नाम से भी लिखा गया है। इसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के नाम से भी लिखा गया है। लेकिन क्या आप लोग समझ गए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मतलब कितने हजार में से कितने मॉलिक्यूल के पास में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। क्या बात समझ में आई? वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। इस एक्सिस पर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी प्लॉट कर दी, ठीक है। अब जब उन्होंने ग्राफ बनाया तो उन्हें ग्राफ कुछ इस प्रकार का नजर आया, ये उन्हें कुछ इस प्रकार का ग्राफ नजर आया। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात? और यहां पर उन्होंने इस तरफ उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी और उन्होंने इस एरिया को शेड कर दिया। उन्होंने बोला कि इस एरिया के अंदर मुझे जितनी गैस मिली वो सब गैसेस के पास में उतनी काइनेटिक एनर्जी थी जितनी कि मुझे जरूरत थी कोलॉइड करने पर प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये जो मार्क आया ये एक्टिवेशन एनर्जी का था। मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्या इतनी काइनेटिक एनर्जी होना सफिशिएंट है कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बनाने के लिए? नहीं। इतनी होना नहीं, 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 इतनी होना, हाँ, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी तुम्हारी गैस के पास में अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी या इससे ज्यादा है, इतनी या इससे अगर ज्यादा है, तो मैं मानूंगा कि आप लोगों की गैसेस टकराने के बाद प्रोडक्ट बनाकर देगी। तो अभी आपके पास में कितनी गैसेस हैं जिनके पास में इतनी या इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन करने के लिए? हम बोलेंगे ये कर्व के अंदर ये इतनी गैसेस, केवल इतनी गैसेस के पास में। क्या इतनी गैसेस के पास में काइनेटिक एनर्जी है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है प्रोडक्ट बनाने के लिए? नहीं, अभी ये सफिशिएंट नहीं है। इनफैक्ट यहां पर आप देखें पीक आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी पर। अब ये काइनेटिक एनर्जी पर पीक मैक्सिमम है, तो हम इसे बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी आपके रूम में, आपके रिएक्शन चेंबर में एट टेम्परेचर टी, हम बोलेंगे ये टेम्परेचर टी पर इतनी सारी गैसेस के पास में ये वाली काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई? बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल लो, या इसको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोल लो। इसे नाम दे दो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई? मतलब आज इस समय तुम्हारे रूम में जो 1000 गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो 1000 गैस के मॉलिक्यूल्स में से एक बड़ा हिस्सा गैसेस का ये वाली काइनेटिक एनर्जी रख रहा है, जिसे हमने मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोला। लेकिन क्या ये वाली काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट? नहीं। फिर वो कितनी गैसेस है जिनके पास में उतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है कि वो कोलॉइड करे और प्रोडक्ट बनाए? ये आ गई साहब। ये जो हम लोगों ने लाइन बनाई है व्हाइट कलर की, ये जो हम लोगों ने एक व्हाइट कलर की लाइन यहां पर ड्रॉ करी है, ये लाइन यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी, ये जो पॉइंट है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग ऑन द इफेक्टिव कोलिजन। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? क्या आप लोग ये बात समझ में आए? क्या आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। अब हमने क्या करा, मतलब हमने क्या, आपके बोल्ट्जमैन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या किया, टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दिया। तो उन्हें देखा कि ग्राफ थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, ग्राफ थोड़ा सा चौड़ा हो गया है।
मतलब जो एरिया अंडर द कर्व पहले था, ये जो पिंक कलर का आप ग्राफ देख रहे हैं, अगर आप इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालोगे तो उतनी ही वैल्यू ये नए वाले ग्राफ के अंदर के कर्व की भी आपको मिलनी चाहिए। इस कर्व के अंदर का एरिया भी आपको उतना ही मिलना चाहिए जितना कि आप लोगों को पहले वाले में मिला था। लेकिन अब इस वाले में चेंज क्या आ गया, इस वाले में चेंज ये आ गया T प्लस 10 डिग्री, यानी टेम्परेचर कितने से बढ़ाया, टेम्परेचर यहां पर 10 डिग्री से बढ़ाया। तो अब आप देखो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। आप देखो यहां पर आपकी जो नई मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ गई। पहले इतनी हुआ करती थी, अब ग्राफ में आप राइट की तरफ बढ़ रहे हो तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ रही है। तो अब आपके गैसेस की जो पहले काइनेटिक एनर्जी एवरेज या मोस्ट प्रोबेबल सबकी रहती थी, वो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ गई। इनफैक्ट अब आप देखो एक्टिवेशन एनर्जी को पार करने वाली गैसेस का नंबर भी बढ़ गया। आप देख सकते हो, ये देखो अब आपकी ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस जो है, अब आपकी ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर चुकी है। पहले केवल T वाली थी, अब ये T प्लस 10 वाली। मतलब आप क्या समझे कि जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो अब ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर गई, मतलब कि वो मिनिमम एनर्जी ऑब्टेन कर गई जिस पर वो टकराएगी तो वो प्रोडक्ट बनाकर देगी। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कर्व था जो हम लोगों को यहां पर अच्छे तरीके से समझ में आया। क्या बात समझ में आ गई? तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इनिशियली हम इसे क्या लिख सकते हैं कि इनिशियली एट टेम्परेचर T, इनिशियली एट टेम्परेचर T the gases have lower most probable kinetic energy, have a lower value of most probable kinetic energy and lesser number of gas possess activation energy to bring the reaction या to carry the reaction and form product. When the temperature is increased by 10 degrees Celsius, the most probable kinetic energy, the most probable kinetic energy of gases increases comparatively and larger number of gases occupies activation energy, therefore large number of products are formed. तो इससे क्या प्रूव होता है, therefore rate of reaction, therefore ROR यानी rate of reaction increases on increasing the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्की बात, 100% क्लियर। चलिए अब पीछे की तरफ वापस चलेंगे और इस ग्राफ के अंदर दो और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज, मैं इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। हां, अब गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अभी तुम्हारी इस रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी है। देखो, मैं अगर यहां से यहां तक का लाइन बनाऊं तो यहां पर तुम्हारी एनर्जी 0 होती है। तो यहां से यहां ऑलरेडी कुछ एनर्जी है तुम्हारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास अभी एनर्जी 0 नहीं है। 0 एनर्जी होती तो वो यहां होता कर्व, लेकिन अभी एनर्जी 0 नहीं है, मतलब कुछ एनर्जी इसके पास में है। अब मुझे यहां से इतनी एनर्जी से
मुझे इतनी एनर्जी बढ़ानी पड़ी, मुझे इतनी एनर्जी बढ़ानी पड़ी। इस एनर्जी को मैं नाम दूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एनर्जी को यहां से यहां तक, यानी रिएक्टेंट के पास जो ऑलरेडी एनर्जी थी उसे मैं यहां से यहां तक जो मैंने इंक्रीज करी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो हाउ कैन यू डिफाइन द एक्टिवेशन एनर्जी? आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? सो एक्टिवेशन एनर्जी is the energy given or required by reactant to reach the threshold point so that intermediate can be formed, intermediate can be formed and product formation takes place, क्या बात समझ में आई? यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो आपको रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी ताकि वो इस थ्रेशोल्ड पॉइंट तक, इस पॉइंट को आप लोग क्या नाम दे सकते हैं? इस पॉइंट को आप लोग थ्रेशोल्ड पॉइंट नाम दे सकते हैं, ताकि आपके रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंच जाए और यहां पहुंचने के बाद वो इंटरमीडिएट बनाकर प्रोडक्ट बना सके। इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, बिल्कुल जीरो से देखो, जीरो से ये पॉइंट तक, इसे बोला जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो जीरो से स्टार्ट होकर ये एक्टिवेशन एनर्जी तक जा रही है, ईए तक जा रही है, तो इसे क्या बोला जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी? तो गाइस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, required by reactants to cause the effective collision, यानी आपके रिएक्टेंट के पास में इतनी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए ताकि जब वो एक दूसरे से कोलॉइड करें तो वो इफेक्टिव होगा। इस इफेक्टिव का मतलब प्रोडक्ट बना दे। तो ये तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी का पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? चलिए, तो इतना करने के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं और ये लिखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। और अब गाइस हम लोग यहां पर बात करेंगे एक बार वापस से हमारे आर्हेनियस इक्वेशन की। याद कीजिए हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन कैसे लिखी थी? K इज इक्वल टू ए ई की पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्या मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लूं? क्या मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लूं? सर ले लो। तो यहां पर हो जाएगा ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln a। क्या मैंने बिल्कुल सही इक्वेशन लिखी? जरा देख लीजिए आप लोग, क्या इसी तरीके से इसका नेचुरल लॉग लेंगे? हां सर, इसका नेचुरल लॉग बिल्कुल इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर मैं नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो ये जाएगा log बेस 10 के, मैं इसको आगे ले लेता हूं log बेस 10a और ये माइनस साइन तो यही रहेगा, तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब अगर यहां पर मैं ग्राफ प्लॉट करूं और ग्राफ में अगर मैं एक एक्सेस पर टेम्परेचर ले लूं, तो अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनाऊं तो log बेस 10k ये मेरा y हो गया, y एक्सिस पर log बेस 10k, ये मेरा टेम्परेचर मेरा x एक्सिस हो गया,
अब यहां पर जो मेरा log बेस 10a है ये मेरा c हो जाएगा, यानी मेरा इंटरसेप्शन पॉइंट। तो मैं इसे लिख लूंगा log बेस 10a, और अब यहां पर माइनस EA अपॉन 2.303R, ये वाला पूरा पोर्शन मेरा हो जाएगा m, यानी मेरा स्लोप। अब क्योंकि स्लोप के आगे माइनस साइन है, ये मेरा स्लोप मुझे नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा। ये मेरा स्लोप मुझे कहां आता हुआ दिखेगा? नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो यहां पर हम लोग यहां पर स्लोप को क्या बोलेंगे? सर स्लोप के आगे माइनस साइन है, दैट मीन्स मेरा स्लोप नेगेटिव है। तो यहां पर मैं स्लोप क्या बोलूंगा? माइनस EA अपॉन 2.303R। तो ये आपके आर्हेनियस इक्वेशन का कर्व रहेगा, जो जेई और नीट में तो कर्व्स नहीं आते, लेकिन जेई में डेफिनेटली ये पूछा जाएगा। क्या ये इक्वेशन क्लियर हुई? हमेशा ध्यान रखना, आप चाहो तो ये नेचुरल लॉग वाली इक्वेशन को भी स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c में लगा के देख सकते हो। तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके का कर्व बना दो, तो बस फर्क क्या रहेगा, यहां पर ln k आ जाएगा, यहां पर t आ जाएगा, आपका इंटरसेप्शन पॉइंट ln a हो जाएगा, और आपका स्लोप माइनस EA अपॉन RT दिखेगा। कोई ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हुई? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़े गाइस। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक इक्वेशन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहां तक पहुंच गए। तो गाइस हम लोगों की इक्वेशन क्या बन रही है? हम लोगों की इक्वेशन क्या बन रही है? जरा पेज पलटा के देखिए। log बेस 10k, तो हम यहां पर लिखेंगे log बेस 10k1, यानी मान लीजिए इनिशियल टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, मतलब अभी अभी हमारी केमिकल रिएक्शन की शुरुआत हुई है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो इस समय आपका log k1 रहेगा, यहां पर हम लिखेंगे log बेस 10a माइनस के बाद क्या आ गया? EA अपॉन 2.303 RT। तो हम यहां पर लिखेंगे EA अपॉन 2.303 R, और यहां पर मैंने लिख दिया T1। नाउ दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब अभी हम लोगों की जब केमिकल रिएक्शन की शुरुआत हुई है, और जब हम लोग हमारे रिएक्टेंट्स को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हमने उसको T1 टेम्परेचर प्रोवाइड किया, और उसका रेट कांस्टेंट K1 है। नाउ टेम्परेचर बढ़ाने लगे, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए टेम्परेचर T2 पे। तो आपका रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, और वो बन जाएगा K2। एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप H2 और I2 की बात कर रहे हो, तो H2 और I2 को जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचाना है, जो पॉइंट तक पहुंचाना है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। आप टेम्परेचर T1 से पहुंचाओ, आप टेम्परेचर T2 से एकदम पहुंचा दो, लेकिन पहुंचना तो आपको यही है। तो EA की वैल्यू तो सेम रहेगी, 2.303 RT2, एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। क्या आपकी दोनों इक्वेशंस बन के तैयार हो गई? अब हम एक काम करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 करेंगे, तो ये दिखने लगेगा log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 इज इक्वल टू। अब गाइस यहां पर आप देखो दोनों इक्वेशंस में क्या क्या कॉमन है। सर इन दोनों इक्वेशन में मुझे एक तो EA कॉमन दिख रहा है, तो मैं EA निकाल लेता हूं। सर डिवाइडेड बाय 2.303 R भी कॉमन दिख रहा है, तो सर मैं काम करता हूं, मैं वो भी निकाल लेता हूं। अच्छा सर एक बात आप मुझे बताओ, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव टर्म पीछे थी, मैं EA को आगे ले आया, तो यहां पर 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू थी, सब्ट्रैक्ट करने पर ये और ये उड़ गई, तो ये आपका फॉर्मूला बन के प्रिपेयर हो गया। अब लॉग की हम लोगों को प्रॉपर्टी पता, अगर कोई दोनों चीज का लॉग बेस 10 हो और एक K2 और एक K1 हो, बीच में नेगेटिव का साइन हो, तो लॉग बेस 10 ये डिवीजन में चले जाएगा, तो K2 ऊपर आ जाएगा, K1 नीचे आ जाएगा। K2 बाई K1 इज इक्वल टू
ई ए यानी एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर। और जब आप गाइस इस टेम्परेचर वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो ये T1 T2 हो जाएगा, ये T2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो गाइस ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर आर्हेनियस कांस्टेंट। अब आप आर्हेनियस कांस्टेंट के लिए कभी भी log बेस 10 K2 K1 एक्टिवेशन एनर्जी या टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डेरिवेशन को ठीक से नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को ठीक से नोट कर लीजिए ताकि हम लोग अब आगे बढ़ सकें।